नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रावीन GS पॉइंट पे। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बोला था कि आज हम वन के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है वो हम जानेंगे, है ना। तो जो कोई भी वीडियो देख रहा है पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि वीडियो सब तक पहुंच जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो भी वो वीडियो अपलोड होती है उसकी जानकारी आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति। तो सबसे पहले हम समझते हैं, पहले की तरह हमेशा की तरह, जो मध्य प्रदेश में वन पढ़ेंगे तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो वन का कॉन्सेप्ट क्या है, जो पीछे कारक या भौतिक कारक काम करते हैं वो होगा, है ना, मिट्टियाँ वहाँ की, या वनस्पति या भौतिक प्रदेश, हाँ, या उच्चावच। तो वही कारक होते हैं अधिकतर जो प्रकृति से जुड़े होते हैं। प्राकृतिक चीज़ों से अगर संबंधित कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उनके पीछे के कारक भी प्राकृतिक रूप से ही होते हैं, लेकिन उनके विनाश के पीछे मानवीय कारण जरूर हो सकते हैं, है ना। जैसे आप देख रहे हैं वनों की स्थिति में जो भी गिरावट आ रही है, या वनों की जो स्थिति थी पहले, वो आप डेली टू डेली देखें तो वो ह्रास होता जा रहा है ना। तो वो मानवीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण को अंधानुकरण के कारण आप देख सकते हैं, है ना, कि जो विकास का क्रम आप देख रहे हैं तो उस कारण भी वनों का ह्रास हो रहा है। अब बात करते हैं छोटा सा मैप बना के अपन। मैं बोलता ज़रूर छोटा मैप हूँ, लेकिन मैप मेरा बड़ा ही बन जाता है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करिएगा। आप इस तरह मैप बनाना ज़रूर सीखिए, ताकि मैप का कितना बड़ा रोल है ये आपको देखने मिलेगा, है ना। ये अपना बालाघाट थोड़ा सा ज़्यादा नुकीला हो गया आज, इस प्रकार से बालाघाट रहेगा, है ना। ये अपना मैप है। मैप को बनाने में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड ही लगना चाहिए, है ना, 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए, ताकि आप एक मैप बना सकें और वो लगभग मैप दिखता हो कि उस आकार का जो आप मैप बनाना चाह रहे हैं वैसा समझ में आए, ताकि आपको जब मैं मुख्य परीक्षा दे रहे हैं किसी भी स्टेट सर्विसेज की, तो वो आपके लिए वहाँ पे मार्किंग का स्तर अच्छा देखने को मिलेगा, है ना। तो अब जब मध्य प्रदेश के वनों को बांटेंगे अपन, तो वो कैसे बांटेंगे अपन, वर्षा के क्रम में ही बांटेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने मिलेगा, ये वाला थोड़ा सा, ये जो दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पे आपको वर्षा का स्तर ज़्यादा देखने मिलता है। ऐसे रीवा पन्ना के पठार में भी आपको लगभग यही स्थिति देखने मिलेगी। और यहाँ की बात करें तो आपको ये सबसे बड़ा क्षेत्र है ना। ये अब इन्हें नाम अपन देंगे, नामकरण करेंगे। इनका नामकरण बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ का हो नामकरण बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो वनों को हम जिन आधार पे बांटते हैं, है ना, वो होते हैं उनकी प्रजाति के आधार पे, वनों की प्रजाति के आधार पे। तो वनों की प्रजाति के आधार पे अगर बांटेंगे यहाँ तो उष्णकटिबंधीय, अर्धपर्णपाती वन, अपन बिल्कुल विस्तार से पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करिएगा, भी मैप बना रहे हैं केवल। अर्धपर्णपाती वन, है ना। इधर पे अपन पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय, कटिबंधी को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर्णपाती वन। इस शब्द का अपन मीनिंग भी पढ़ेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे ये पश्चिमी क्षेत्र है जो कि उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। अगर भारत के वनों की बात करें तो वहाँ पे आपको एक प्रकार की और वनस्पति देखने मिलेगी जो उष्णकटिबंधीय
जो कि दक्षिण के क्षेत्र है या आपको पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे पूर्वी भारत में, जो कि हो गए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, है ना। ये जनरली आपको वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो भूमध्य सागरीय या भूमध्य रेखीय या ये विषुवत रेखीय स्तर पर आपको देखने ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पर जो जैसे सुंदर लैंड जैसा स्थान हो गया, है ना, सुंदरवन जैसा स्थान हो गया, तो उधर पे आपको ज़्यादा देखने मिलते हैं भूमध्य रेखा के नज़दीकी वाले क्षेत्र में, जैसे कि अमेजन के जंगल, जहाँ पे नमी वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे 12 महीने मतलब वर्ष भर वर्षा होती रहती है, उस क्षेत्रों में आपको आर्द्र पर्णपाती देखने मिलेंगे, जहाँ पे जिसका मतलब होता है कि आर्द्रता बनी रहती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, और उधर पे पूर्ण मतलब पर्ण जो है वो उनका पतन नहीं होता है ना। अब इस मीनिंग का जरूर अर्थ समझेंगे अपन, जो ये वर्ड है पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती, है ना। पर्ण का मतलब होता है पत्तियां, है ना, पर्ण का मतलब होता है पत्तियां। पहले अपन ऐसा लिख लेते हैं पर्णपाती, तो पर्ण का अर्थ होता है पत्तियां, पाती का अर्थ होता है पतन, पाती का अर्थ होता है पतन, पतन का मतलब पत्तियों का गिर जाना या झड़ जाना, है ना। तो पतझड़ के समय जैसे वो आता है तो उनकी पत्तियों का पतन हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती है का वन है का मतलब है यहाँ जिनकी आधी पत्तियाँ गिर जाती हैं या झड़ जाती हैं, इनका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना, जो जिनकी पूर्ण पत्तियां पतझड़ में झड़ जाती हैं, है ना। यहाँ पे शुष्क वन है, शुष्क वन जैसे कि कंटीले वन वगैरह होते हैं। यहाँ पे वर्षा की मात्रा जो देखने मिलेगी आपको वो 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास ये वाले वन आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे वहीं आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करेंगे तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के साथ में देखने मिलेंगे। जहाँ भी वर्षा का यह मात्रा आपको दिखाई देती है या नज़र आती है, उधर पे आपको इस प्रकार के वन देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपको 25 से 75 तक सेंटीमीटर तक आपको ये वाले वन आपको देखने मिलेंगे, है ना। इस प्रकार वनों का अपन विभाजन करते हैं। अब आइए पढ़ते हैं अपन वनों का वर्गीकरण। यहाँ पे कंटीले वनस्पति, यहाँ पे अगर वनों की बात करें, अगर देख लेते हैं, यहाँ पे वन भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो वनों का अर्थ देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको बबूल, पलास और कंटीले वन जो भी नागफनी वगैरह हो गए, इस प्रकार के आपको कंटीले वाले जो उनकी पत्तियाँ मोटी होती हैं, मोटी पत्तियों से आशय क्या है कि ताकि इनका वाष्पीकरण की दर जो कम हो, जिनमें कांटे पाए जाते हैं, तो वहाँ पर कांटे वाले वृक्षों में या पौधों में वहाँ पे वाष्पीकरण की दर कम होती है और वो पानी अपना स्टोर करके रखते हैं ताकि वो ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकें, है ना। ये वाले इधर पे आपको सागौन, शीशम, तेंदुपत्ता, हर प्रकार के वन आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपको साल जरूर देखने मिलेगा। यहाँ पे सागौन है, साल, सागौन, तेंदुपत्ता, बांस, ये आपको इस प्रकार के वन जनरली देखने मिलेंगे। इस प्रकार के वन आपको जरूर देखने मिलेंगे। अब बात करते हैं अपन वनों का वर्गीकरण। तो कितने आधार पे अपन वनों का वर्गीकरण करते हैं। जो वनों का वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों 4 प्रकार से। वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले जो वनों का वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन जलवायु के आधार पर, है ना, जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर पहला जो अपन ने देखा वो जलवायु के आधार पर। दूसरा जो अपन देखेंगे वो प्रशासन के आधार पर। प्रशासन के आधार पर। तीसरा जो अपन वन देखेंगे वो देखेंगे प्रजाति के आधार पर। प्रजाति के आधार पर। चौथे वन जो अपन देखेंगे वो देखेंगे
प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक जलवायु के आधार पे अगर बात करेंगे अपन, तो ये अपन ने 3 वन देखे हैं, यही वन जलवायु के आधार पे देखे जाते हैं। जो कि पहला वन है अपना, देखेंगे अपन उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती। लेकिन अपन इसके आधार पे अपन को जो वनों का ये वाला वृक्ष ज़्यादा, ये वाली आधार जो है पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जलवायु सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में इस प्रकार के पाए जाते हैं ना। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इनका विस्तार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। दूसरे अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरी अगर बात करें तो इनको 3 आधार पर ही बांटा गया है, शुष्क, उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं कंटीले वन, कटीले वन, शुष्क एवं कंटीले वन, है ना। तो इस आधार पे अपन 3 आधार पे सबसे पहले इनको बांटते हैं। अब बात करते हैं अपन इनकी प्रशासन के आधार पे। प्रशासन के आधार पे अगर बात करें तो इनको 3 प्रकार से इनको भी बांटा जाता है, जो कि होते हैं आरक्षित वन, आरक्षित वन। आरक्षित वन की अगर बात करें तो ऐसे वन, इनका विस्तार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लगभग 65% के आसपास, है ना, 65% के आसपास, डाटा याद रखेंगे। इन वनों में प्रशासन का जो प्रशासन के आधार पे प्रशासन का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे मानवीय जो गतिविधियाँ होती हैं उन पर पूर्णतः रोक होती है, पूर्णतः रोक लगाई जाती है। यहाँ पे इन क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य तो नहीं आते शायद, राष्ट्रीय वन मध्य प्रदेश नेशनल पार्क वगैरह इस क्षेत्र में आते हैं, है ना। अगर दूसरे बात की बात करें अगर, तो संरक्षित वन, संरक्षित वन, संरक्षित वन, इनका प्रतिशत जो है मध्य प्रदेश में 33% है ना। इनके अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह यहाँ पे सीमित अनुमति के बाद ही आप मानवीय जो मानवीय गतिविधियाँ हैं वो संचालित हो सकती हैं, चारा कटाई वगैरह ये सब वगैरह। बाकी बिना अनुमति के यहाँ पे चारागाह वगैरह या कुछ भी इन पे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तीसरा बात करें अगर, तो यहाँ पे वनों की स्थिति है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, जिनका प्रतिशत की बात करें अगर तो वो 2% है। इस प्रकार के वनों में किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियां पर रोक नहीं होता, प्रतिबंध नहीं होता, मतलब खुले होते हैं। इन पर कोई भी आवागमन या कोई भी किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप लोग कर सकते हैं, है ना। प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 लिखे हैं, तीसरा अपन यहाँ पे मिटा लेते हैं या नीचे लिख लेते हैं यहाँ से, है ना। प्रजाति के आधार पे वन, तो प्रजाति के आधार पे के वनों को 4 भागों में बांटा गया है लगभग। तो सबसे पहले साल के वन, साल के वन। दूसरी बात करें अगर, सागौन वन, साल वन, दूसरा सागौन वन। तीसरे वन की अगर बात करें यहाँ पे तो बांस को आधार बनाया गया है। और चौथा मिश्रित वन। सागौन की साल की बात करें अगर तो मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पे इनका स्थान आता है। जो सबसे ज़्यादा जो वनस्पति है, साल की वनस्पति है, वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पे। सागौन की बात करें तो यहाँ पे आपको समथिंग 18 से 19% आपको यहाँ पे सागौन देखने मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। कुल वन क्षेत्रफल में सागौन का स्थान सबसे ज़्यादा है, सागौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बांस ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। अर्धपर्णपाती क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पत्तियाँ कम ही गिर पाती हैं, बहुत कम गिर पाती हैं, है ना। पूरी पत्तियाँ नहीं गिरती हैं, आधी पत्तियाँ लगभग गिरती हैं और इनमें दोबारा पत्तियों का सृजन होना शुरू हो जाता है, इसलिए। चौथी बात करें अगर प्रादेशिक आधार पर वन,
तो प्रादेशिक आधार पे वनों की बात करें अगर, तो इन्हें भी तीन आधार पे बांटा गया है। इसे अपन यहाँ पे समझें, अगर यहाँ पे स्पेस कम है, इसे भी 3 आधार पे बांटा गया है ना। तो एक सबसे पहला क्षेत्र जो है वो दक्षिणी नर्मदा का क्षेत्र है, दक्षिणी नर्मदा का क्षेत्र है। यानी कि सतपुड़ा का क्षेत्र। यहाँ पे अति सघन प्रकार के वन पाए जाते हैं, अति सघन वन। दूसरा जो क्षेत्र है वो है विंध्य कैमूर का क्षेत्र, विंध्य कैमूर का पठार। जैसे रीवा पन्ना का पठार वगैरह इसी के अंतर्गत आता है, जहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं, सघन वन। यहाँ पे ये जो वाला क्षेत्र हो गया ये आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है, ये आपको विंध्य कैमूर का क्षेत्र के अंतर्गत देखने मिलता है। तीसरे अगर वन की बात करें तो यहाँ पे आकर मुरैना का क्षेत्र आपको देखने मिलेगा, मुरैना का क्षेत्र, शिवपुरी मुरैना का क्षेत्र है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवपुरी मुरैना का क्षेत्र, मुरैना का क्षेत्र। यहाँ पे आपको कम वन मिलेंगे है ना, वन की मात्रा जो होगी वो विरल होगी है ना, वो विरल होगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, जो अभी 16वीं वन रिपोर्ट मध्य प्रदेश की आई थी 2019 में, दिसंबर लगभग 30 दिसंबर के आसपास, तो उसमें मध्य प्रदेश की जो वन क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है ना। मध्य प्रदेश में जो वन है वो सबसे ज़्यादा है ना। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 77,482 वर्ग किलोमीटर आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश में वन देखने मिलते हैं, जो कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है ना। अगर वृद्धि की बात करें, जो हर 2 वर्ष में केंद्र सरकार या वन विभाग जो है वो वन रिपोर्ट जारी करती है। जो इसके पहले 2017 में जो रिपोर्ट थी है ना, उधर पे आपको 77,414 वर्ग किलोमीटर वन की स्थिति देखने मिलती थी, जिसमें वृद्धि के आधार पे अगर देखा जाए तो 68 किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप याद रखिएगा है ना। मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है यहाँ पे आपको 77,482 वर्ग किलोमीटर की स्थिति देखने मिल सकती है, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है ना, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर है ना। अगर बात करें प्रतिशत में वन सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो आपको स्थान देखने मिलेगा प्रतिशत के आधार पे, तो आपको वो मिजोरम देखने मिलेगा। राज्य की अगर राज्य की बात करें, जहाँ पे 85.14% समथिंग आपको वन देखने मिलेंगे। अगर वहीं बात करें कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत के आधार पे है ना, प्रतिशत के आधार पे, तो अगर वन और राज्य अगर लिखा हो कोई भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, तब आपको यहाँ पे आपका डाटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा लक्षद्वीप, जो कि होगा आपका आंसर यहाँ पे लक्षद्वीप, जहाँ पे 90% के आसपास वन आपको देखने मिलते हैं है ना। तो इस प्रकार फैक्ट रहेगा वन रिपोर्ट के अनुसार। इधर पे अपन इन चीज़ों का डिटेल पढ़ लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं है ना, कि किन किन आधार पे बांटा गया। मेन वनों का वर्गीकरण यही है, इनको अपन डिटेल अगर अपन यहीं पे समझ लेते हैं, अगर इन्हीं के आधार पे अगर आप लिखना चाहें तो इनको ही यहाँ पे समझा देता हूँ मैं, क्योंकि इनमें वर्षा का मात्रा भी मैंने बता दी कि यहाँ पे किस वर्षा के आधार पे, जलवायु के आधार पे देखा जाए तो कितनी वर्षा पे देखी जाती है, कौन कौन सी जनजातियाँ इनके अंतर्गत आई जाती हैं। यहाँ पे अगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ना बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट है ना, जबलपुर, कटनी, मंडला से उमरिया, और ये आपको थोड़ा सा पन्ना रीवा वाला क्षेत्र, जबलपुर वगैरह का कुछ क्षेत्र, और यहाँ पे शहडोल, अनूपपुर, ये वाला क्षेत्र आपको लगभग देखने मिलेगा, जो कि उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के अंतर्गत आता है, जहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा आपको देखने मिलती है, जहाँ पे साल, सागौन, तेंदुपत्ता, बांस जैसे वृक्षों की सघनता देखने मिलती है। अब वहीं बात करते हैं अगर उष्णकटिबंधीय वनों की, तो वहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ पे पत्तियाँ आधी गिर जाती हैं, पतझड़ का समय आते ही आपको वनों की पत्तियाँ लुप्त दिखाई देंगी, जहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास आपको वर्षा देखने मिलती है। वहाँ पे आपको सागौन, शीशम जैसे वन, तेंदुपत्ता और
हर्रा जैसे पौधे आपको देखने मिलेंगे, है ना। यह वहाँ पे पीपल वगैरह के वन भी आपको देखने मिलेंगे, है ना। वहीं बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र की, मध्य प्रदेश की, इसका क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है। बात करें उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की, तो यहाँ पे 25 से 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा देखने मिलती है ना। जहाँ पे कंटीले वन पाए जाते हैं और कांटेदार पत्तियों वाले वन पाए जाते हैं, बबूल, पलाश वगैरह, और यहाँ पे इस प्रकार के वन आपको देखने मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रशासन के आधार पर। प्रशासन के आधार पर भी अपन ने बात की है कि आरक्षित वन में जहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित रहता है, यहाँ पे प्रशासन की ही जिम्मेदारी रहती है, यहाँ पे कोई भी गतिविधियाँ नहीं कर सकते हैं, है ना। संरक्षित वन की बात करें तो 33% है और इधर पे केवल सूचना के आधार पर या अनुमति लेने के बाद ही कोई मानवीय हस्तक्षेप मानवीय और जरूरी कोई आवश्यकता है तभी यहाँ पे कोई मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है। अवर्गीकृत में कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ पे कोई भी मानवीय हस्तक्षेप कर सकता है, कोई भी चारागाह वगैरह यहाँ चरवाहे वगैरह हो सकती है। प्रजाति के आधार पे बात करें तो साल, सागौन, बांस इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। प्रादेशिक आधार पे अपन ने देखा है कि दक्षिण नर्मदा का क्षेत्र अधिसघन प्रदेश है, दक्षिणी नर्मदा का क्षेत्र जहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक है, कारण यही है। विंध्य कैमूर का क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आपको विंध्य कैमूर जो विंध्य पर्वत के समानांतर जो भी वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, है ना। तो ये कर्क रेखा के आसपास भी लगभग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पतझड़ की स्थिति होती है क्योंकि तापमान बढ़ जाता है और नमी की मात्रा कम रहती है, तो यहाँ पे पतझड़ के समय पौधों का ह्रास हो जाता है। बात करें शिवपुरी मुरैना का विरल क्षेत्र, तो ये आपको पश्चिमी क्षेत्र दिख जाएगा जहाँ पे आपको कटीले वन वगैरह देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ के पे वर्षा की मात्रा 25 से 75 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। तो अपन को इसमें इतना ही पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसके साथ में ही यहाँ पे कुछ तथ्यों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि इस जो टॉपिक में है वो तथ्यों की मुख्य विशेषता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो ज़्यादातर बनते हैं वो तथ्य पर ही बनते हैं। मध्य प्रदेश में वनों की अगर बात करें तो यहाँ पे तथ्य आधारित क्वेश्चन ही ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें जो अपन को पढ़ना था वो मुख्य रूप से यही पढ़ना था। अगर बात करें तथ्यों की तो साल या सागौन के जो रासायनिक या वैज्ञानिक नाम होते हैं वो आप याद रख सकते हैं, है ना। साल की बात करें अगर, साल, सागौन, बांस के कभी कभी इनके वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बांस का डेंड्रोकैलेमस भी होता है ना, डेंड्रोकैलेमस। यहाँ पे अगर बात करें सागौन की, तो सागौन की अगर बात करें यहाँ पे तो टेक्टोना ग्रैंडिस। साल की बात करें तो सोरिया रोबिस्टा। इनके अगर उपयोग की बात करें दोस्तों तो जो साल वृक्ष हैं ये रेल जो होती है, रेल स्लीपर कोच, इनके स्लीपर बनाने की इनका उपयोग किया जाता है। जो पटरियां बिछी होती हैं आप देखते हैं यहाँ पे, इन पे पटरियों में बिछाई जाती हैं, तो इनका प्रयोग साल में किया जाता है, क्योंकि साल अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए ये वर्षा से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। ये मतलब ये पानी में भी अधिक समय तक चलते हैं, है ना, टिकाऊ होते हैं। अगर सागौन की बात करें तो ये फर्नीचर के लिए ज़्यादा प्रभावी होते हैं और फर्नीचर इनसे ज़्यादा महंगे फर्नीचर इन्हीं से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सुंदरता को दर्शाते हैं ना, बहुत सुंदर होते हैं। और ये वृक्ष सीधे भी बहुत होते हैं, है ना, सीधे होते हैं तो फर्नीचर बनाने में आसानी होती है। साल की बात करें, साल को भी जो ऊंचाई होती है काफ़ी लंबे वृक्ष होते हैं, तो इनका भी उपयोग फर्नीचर और आपको रेल स्लीपर वगैरह में मुख्य रूप से देखने मिलेगा। रेल स्लीपर कोच वगैरह। बांस का उपयोग तो आप जानते हैं, बांस से कागज़ बनाया जाता है ना, ये आप देख सकते हैं। कुछ अपन इसमें फैक्ट लिख लेते हैं जो कि अपन को याद रखने जरूरी हैं। फैक्ट अपन लिख लेते हैं तो ताकि आप भी लिखते जाएं और इसको समझते चलें। कुछ अपन को वन से आधारित कुछ संस्थानों को देखना है ना, वन से आधारित कुछ संस्थानों को देखना है, फिर अपन वन रिपोर्ट को समझेंगे। तो कुछ अगर तथ्यों की बात करें तो वो तथ्य मैं लिखा देता हूँ आपको।
तो अगर बात करें वन की, सबसे बड़ा वन वृत्त की बात करें, सबसे बड़े वन वृत्त की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वनों को जो बांटा गया सबसे बड़ा वन वृत्त, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं केवल अपन को वही पढ़ना है यहाँ पे, है ना। वैसे तो अपन पढ़ते रहेंगे तो 2 घंटे का समय भी बीत सकता है इस टॉपिक में, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है तो हमें उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वन वृत्त की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को 16 वन वृत्तों में बांटा गया है, और उसके नीचे जो इकाई है वो है वन मंडल। वन मंडल ये प्रशासन के आधार पे अपन यूनिट इसकी बांट रहे हैं, जहाँ पे 62 प्रकार के वन, मध्य प्रदेश में 62 वन मंडल है, 16 वन वृत्त है। सबसे बड़ा वन वृत्त जो है वो है खंडवा। खंडवा, और खंडवा भी जिस क्षेत्र में है वो है आरक्षित वन के आधार पर, है ना। अगर क्वेश्चन आता है आरक्षित वनों के आधार पे सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, तो वो है दोस्तों खंडवा वन वृत्त, है ना, खंडवा वन वृत्त। और संरक्षित वन की अगर बात करें तो वो रहेगा छतरपुर। छतरपुर, छतरपुर वन वृत्त, ये संरक्षित आधार पर रहेगा, संरक्षित वनों में। अगर बात करें वन मंडल की तो सबसे बड़ा वन मंडल जो है वो आपका रहेगा, इधर पे आपको याद रख सकते हैं मंडल, वन मंडल में सबसे बड़ा वन मंडल देखना है वो है मंडला ही, है ना, मंडला, जो कि जबलपुर वन वृत्त के अंतर्गत आता है ना, जबलपुर वन वृत्त के अंतर्गत, जबलपुर वन वृत्त के अंतर्गत आता है। अब बात करें अगर सबसे छोटे की, ये सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा वन वृत्त, सबसे छोटा वन मंडल की अगर बात करें, सबसे छोटे वन मंडल की, तो वो होगा दोस्तों वन वृत्त। देखना अपन को पहले वन वृत्त, है ना, होशंगाबाद, होशंगाबाद। सबसे छोटे वन मंडल की अगर बात करें खंडवा। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की, तो कुछ फैक्ट अपन को लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन को कुछ पढ़ना है वन नीति से संबंधित तथ्य, है ना, वन नीति या जो भी कोई जो फैक्ट होते हैं जो कि ईयर से रिलेटेड होते हैं ना, जो वर्ष से संबंधित कुछ तथ्य होते हैं वो अपन को याद रखना है यहाँ पे। तो अगर पहली वन नीति की बात करें, अगर मध्य प्रदेश की पहली वन नीति, पहली वन नीति 1952 की, है ना, जो कि भारत पे ही आधारित थी, और उन भारत मध्य प्रदेश उसका गठन उस समय नहीं हुआ था 56 में, तो 52 में जो वन नीति थी भारत की, भारत में जो भी वन नीति उस समय लागू थी वही मध्य प्रदेश की वन नीति भी मानी थी, है ना। अब बात करें मध्य प्रदेश में नवीन वन नीति, है ना, तो नवीन वन नीति की बात करें अगर, नई वन नीति जो कि है 2005 की, यही वर्तमान में अभी कार्यरत है। वहीं अगर भारत में वन नीति की बात करें, भारत में तो जो भारत की जो पहली वन नीति थी आप देख सकते हैं वो थी 1894 की, 1894 की, है ना। और अब बात करें भारत की, ये भारत के स्वतंत्रता से पहले की थी, तो भारत की पहली राष्ट्रीय नीति कौन सी है, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति, पहली राष्ट्रीय वन नीति अपन देखेंगे जो कि होगी 1988 में, क्योंकि 1988 में, है ना। बात करें भारत की नवीन वन नीति की, अगर नवीन वन नीति की, नवीन वन नीति की जो कि है 2018 में। अगर बात करें भारत मध्य प्रदेश में, ये भारत से रिलेटेड है तो कंपैरिजन इसलिए लिखवा दिया आपको ताकि कंपैरिजन करने में दिक्कत नहीं हो, है ना। मध्य प्रदेश
राज्य वन विकास निगम, राज्य वन विकास निगम। इधर से कुछ क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप यहाँ पे ईयर कुछ याद रखिएगा, जो कि है 1975 में, है ना। आपको मंथ याद नहीं रखना है, 1975 ही आपको याद रखना है। कहीं कहीं आपको अक्टूबर मिलेगा मंथ और कहीं कहीं जुलाई मिलेगा, 24 जुलाई, कहीं 31 अक्टूबर वगैरह, तो आपको उसमें जाना नहीं, 75 जरूर याद रखना है। इधर पे आपको वन विकास, ये विकार है जो ईयर वाला तथ्य है वो आपको याद रखना है। कुछ अपन इससे संबंधित और भी तथ्य याद रखेंगे जो कि योजनाओं से रिलेटेड होंगे। तो अपन इसमें जो वन नीति वाले जो फैक्ट हैं या संस्थान हैं वो अपन और पढ़ेंगे। इधर पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। बाकी अपन और नए पेज से पढ़ते हैं। जो अगर ज़िले की बात करें, जो सबसे बड़ा जो वन व्रत में अधिकारी होता है, वो सबसे जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो CCF होता है ना, चीफ कंजर्वेशन फॉरेस्ट ऑफिसर, है ना। तो CCFO वहाँ पे होता है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे संस्थानों की। और अगर बात करें वन मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी, तो वहाँ पे जो अधिकारी होता है वो DFO वगैरह होता है, जो ज़िले का अधिकारी होता है ना। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कुछ संस्थानों के बारे में, वनों से रिलेटेड जो भी संस्थान हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। संस्थानों के बारे में जो मुख्य रूप से है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पढ़ेंगे, जो कि ये बना था 1982 में, है ना। जैसे IIFM भी बोलते हैं, IIFM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसकी जो बिल्डिंग है, भवन है, वो चार्ल्स कोरिया ने डिज़ाइन की थी, चार्ल्स कोरिया, जिसने मध्य प्रदेश के लगभग 5 भवनों का निर्माण किया था, लगभग 4-5 भवनों का। जिसमें आपको और बात करें, अगर IIFM की बात करें, और जो मिंटो भवन था वो भी उसने बनवाया था, चार्ल्स कोरिया ने ही बनवाया था, है ना। और भारत भवन की अगर बात करें तो वो भी उनने ही बनवाया था 1980 के समय। कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि केंद्रीय, ये दोनों चीज़ें केंद्रीय हैं। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि देहरादून की संस्था है एक, है ना। देहरादून में इसका मुख्य स्थान है। वन अनुसंधान संस्थान, जो कि जबलपुर में है, वन अनुसंधान संस्थान, जो कि जबलपुर में। आपको यह भी याद रखना है कहाँ पर है। वन विकास निगम की स्थापना, वन विकास निगम संस्थान कहाँ पर है? वन विकास निगम संस्थान जो है वो है भोपाल में, है ना। अगर बात करें मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास की, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास, आप भी लिखते चलें ताकि आपको याद होता चले। 2005 में भोपाल में, है ना। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो आपको संजीवनी संस्थान देखने मिलेगा, वनों से रिलेटेड संजीवनी संस्थान, जो कि है भोपाल में ही है, संजीवनी संस्थान। संजीवनी संस्थान भोपाल में। अब बात करते हैं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि है जबलपुर में। इसे भी अपन ने देख लिया। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, वो भी जबलपुर के अंतर्गत आता है। आप देखते हैं वन प्रबंधन एवं शिक्षा संस्थान, मतलब वन प्रबंधन एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, वन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, जो कि है बालाघाट में। ये ट्रेनिंग महाविद्यालय है, जो फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग महाविद्यालय है, वो आपको बालाघाट में देखने मिलेगा, जो कि 1979 में निर्मित कराया गया था ना। एक बालाघाट में है और एक स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल है, ट्रेनिंग वो बैतूल में है, दूसरी जो है ना। एक बालाघाट में, एक बैतूल में है, बैतूल में है, जो कि 1 साल बाद ही शायद 1980 में निर्माण कराया गया था।
ये फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल भी इनको बोलते हैं, फॉरेस्ट ट्रेनिंग यहाँ पे जो नई भर्ती होती है फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की और फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रशासनिक अधिकारियों की, तो वो यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल। फॉरेस्ट गार्ड की जो ट्रेनिंग है ना, तो फॉरेस्ट गार्ड की जो ट्रेनिंग होती है वो 8 जिलों में होती है ना, 8 जिलों में। 8 जिलों की अगर बात करें तो उनमें शिवपुरी आ जाता है, उमरिया आ जाता है, उमरिया का ताला उमरिया आ जाता है ना। और अगर बात करें तो रीवा आ जाता है, रीवा आ जाता है, अमरकंटक हो जाता है, रीवा अमरकंटक, पचमढ़ी, बैतूल भी हो जाता है, इसमें बैतूल हो जाता है, सिवनी हो जाता है और झाबुआ हो जाता है। यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं जिनकी संख्या 8 है। बात करें मध्य प्रदेश में, यहाँ पे एक कार्बन फ्लक्स टावर लगाया गया था सबसे पहले 2012 में, जो कि बैतूल में है ना। दूसरा कार्बन फ्लक्स टावर कहाँ लगाया गया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो अपन को वन से रिलेटेड इतने संस्थानों को याद रखना है जो कि मुख्य क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं अधिकतर, तो आपको ये याद रखने हैं। वन संस्थान से रिलेटेड अगर बात करें तो अब अपन पढ़ेंगे इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। वन से रिलेटेड अब अपन को कुछ योजनाएं देखनी है जो कि ज़रूरी है, योजनाएं और पुरस्कार अपन साथ में देखेंगे। आपने बहुत सारे पुरस्कार भी सुने होंगे वन से संबंधित, है ना, कभी कभी शब्दावलियाँ पूछ लेती हैं। वनों का टॉपिक चूँकि पर्यावरण में भी आ जाता है, जब अपन पर्यावरण को इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अपन को इसमें और भी फैक्ट देखने मिलेंगे। यहाँ पे अपन बात करेंगे वन से संबंधित योजनाएं मध्य प्रदेश की। योजनाएं या कार्यक्रम, योजनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे पंचवन योजना। पंचवन योजना, है ना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ज़रूर बनता है, तो इधर पे आपको थोड़ा सा याद रखना है ज़रूरी। 1976-77 में इसका जो उद्देश्य था वो था कि किसी भी क्षेत्र में या क्षेत्र में 33% वनों का अनिवार्य होना, अनिवार्यीकरण, है ना, अनिवार्य होना। केंद्र में भी इसी प्रकार की एक योजना चली थी जिसमें बोला कि जिसके तहत निर्धारित किया गया था कि 33% वनों का निर्धारण हो। तो वो कौन सी योजना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बसामन मामा संरक्षण पुरस्कार, ये पुरस्कार है। तो अपन को एक योजना देखनी, सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी योजना मध्य प्रदेश की योजना है, सामाजिक वानिकी योजना, वो भी 1976 में चलाई गई थी, है ना, सामाजिक वानिकी योजना। अब बात करते हैं अपन चरण पादुका योजना। इस प्रकार की आपको 2 योजना पढ़ने मिलेंगी चरण पादुका योजना के अंतर्गत। तो एक है तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए, जो कि अभी 2018 में चलाई गई थी, और कहीं कहीं आपको 2017 भी में मिल सकता है। तेंदुपत्ता जो संग्राहक थे, है ना, संग्राहक थे, उनको इन्होंने जो चरण पादुकाएं होती थी उनको बंटवारा या निःशुल्क रूप से वितरण किया था। चरण पादुकाएं वितरण की थी। चरण पादुकाओं का मतलब आप जानते होंगे, अब यहाँ पे सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत एक योजना है वानिकी योजना। वानिकी योजना
1995 में चलाई गई थी, है ना, 1995 में। इसमें विश्व बैंक का भी सपोर्ट रहा है। बाद में इस योजना को 6 वर्षों बाद आपको 2001 में इसे लोकवानिकी योजना का नाम दे दिया गया है। लोकवानिकी योजना, लोकवानिकी योजना, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश वनांचल योजना की। वन आंचल योजना, है ना, जो कि आपको देखने मिलती है 2016 के आसपास, जो कि अक्टूबर में चलाई गई थी, 20 अक्टूबर के आसपास। 7वीं अगर योजना की अगर बात करें तो जो कि होगी मध्य प्रदेश राज्य मिशन, मध्य प्रदेश वन मिशन, सॉरी बांस मिशन है ये, है ना, बांस मिशन। बांस को यहाँ पे टारगेट किया गया था, बांस मिशन, जो कि चलाई गई थी 2013 के आसपास। तो आपको ये चीज़ें इतनी यहाँ पे याद रखनी है। अब हम कुछ और तथ्य जानेंगे, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पुरस्कार भी अपन यहाँ कुछ ही हैं, तो वो अपन पढ़ लेते हैं। पुरस्कार की अगर बात करें तो यहाँ पे अपन कुछ पुरस्कार भी हैं, तो उनका देख लेते हैं। बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार, जो कि वनों के वृक्षारोपण, है ना, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। और एक है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ये वन एवं वन्य जीव से संबंधित है। अमृता देवी बिश्नोई, ये वन एवं वन्य जीव। वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कुछ ये फैक्ट हैं। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपको छिंदवाड़ा में देखने मिलेगा। यहाँ पे आप एक छिंदवाड़ा, तो ये याद रखिएगा आप, वन अनुसंधान संस्थान एवं मानव विकास संस्थान, है ना, जो कि छिंदवाड़ा में है। तो इधर पे आपको इतना ही देखना था। वन रिपोर्ट में आपने मेन चीज़ इतनी थी कि आपको जो कि मध्य प्रदेश का वन रिपोर्ट था, वो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं क्षेत्रफल के आधार पे। अगर बात करें प्रतिशत के आधार पे तो मिजोरम में पाए जाते हैं, और राज्य और केंद्र शासित को मिलाकर अगर प्रतिशत पे बात करें तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में सबसे अधिक वन देखने को मिलते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन की अगर बात करें तो बालाघाट में पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे कम अगर वनों की बात करें तो वो आपको होशंगाबाद में देखने मिलते हैं, है ना। तो अपन को मध्य प्रदेश वन वाले टॉपिक में इतना ही पढ़ना था। मध्य प्रदेश वन के बाद मैं के अंतर्गत पर्यावरण की बात करें अगर, तो जिसके अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, तो उसका एक अलग चैप्टर है, वहाँ पर अपन पढ़ेंगे और कुछ मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। एक वीडियो मैंने ट्रिक का भी बनाया था मध्य प्रदेश के टाइगर प्रोजेक्ट जो भी वन राष्ट्रीय उद्यान है ना, राष्ट्रीय पार्क है, उनका मैंने ट्रिक वीडियो बनाया था। तो आप जाके पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक अच्छी मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से मैंने याद कराया था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।